मम्मी जी, आप सुबह सुबह रसोई में कढ़ाई में क्या ढूंढ रही हैं? आपसे कितनी बार कहा है आपको यहाँ रसोई में आने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी चीज़ चाहिए होगा आपको, आपके कमरे तक बाई राधा पहुँचा देगी। बहू मोनिका ने पीछे से सास माया जी को रसोई में देखकर पूछा। माया जी ने कहा, बहू, तुम्हारे पापा जी की दवाई लेने का समय हो गया है, इसलिए मैं रसोई में चाय नाश्ता लेने आई थी। मगर कढ़ाई में तो पोहे एकदम जरा से बचे हैं। अभी तो मेरा और तुम्हारे पापा जी का नाश्ता करना बाकी है, माया जी ने कहा। मोनिका अपनी बाई राधा से बोली, राधा, यह पोहे मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं, तुम खा लेना। और मम्मी जी, आप शायद भूल रही हैं कि आज महीने की पहली तारीख है। आज से बड़ी भाभी आपको चाय नाश्ता खाना सब देंगी। आज से बड़ी भाभी आपको रखेंगी। मेरा आप लोगों को रखने का समय खत्म हो चुका है, कल रात तक का ही था। माया जी बोली, मोनिका बहू, बड़ी बहू कह रही थी कि उसकी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है, तो वह अभी थोड़े दिन हमें नहीं रख पाएगी। खुद बड़ा बेटा राकेश जैसे तैसे घर का और ऑफिस का काम मैनेज कर रहा है। मोनिका तमतमाकर फिर गुस्से में बोली, मम्मी जी, आपके दोनों बेटे और दोनों बहुओं ने मिलकर यह कायदा बनाया था कि एक एक महीना आप दोनों को हम लोग अपने साथ रखेंगे। और सुधा भाभी, वह तो कल भली चंगी मार्केट में घूम रही थी और आज आप लोगों को रखने के नाम पर बीमार पड़ गई हैं। यह कैसे? मैं भी खूब अच्छे से जानती हूँ कि वे नाटक कर रही हैं ताकि आप लोगों को रखना ना पड़े। माया जी बोली, बहू, अब उसने तो हमें थोड़े दिन उसके यहाँ आने से मना कर दिया है, इसलिए तू ही चाय नाश्ता और खाना दे दे। मोनिका फिर से आग बबूला होकर बोली, मम्मी जी, अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो भाभी भी कभी भी मेरे भाग का एक दिन भी नहीं निकाल कर देती है, तो मैं आप लोगों को उनके भाग के दिन के क्यों निकलवाऊँ? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि कल मेरे रखने की मेरे महीने की तारीख खत्म हो गई है और आज से उनकी बारी है। आगे आप लोग अपना खुद देख लीजिए। माया जी मोनिका से विनती करती हुई बोली, मोनिका बहू, यदि तू भी सुधा की तरह मना कर देगी तो हम बूढ़ों का क्या होगा? हम कहाँ जाएं? अब तेरे यहाँ है तो तू ही उतने दिन खाना खिला दे जितने दिन सुधा बहू हमें वापस नहीं बुला लेती। जैसे ही वह हमें बुलाएगी हम चले जाएंगे और मैं उससे कहूँगी कि अगले महीने वह हमें तेरे भाग के दिन निकलवा दे, बस। यह सुनते ही वापस मोनिका का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह बोली, मम्मी जी, कायदे तो सभी के लिए समान होते हैं, यह पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद है ना, पिछली बार वह अपने मायके चली गई थी, तब भी 15 दिन मैंने आपको रखा था, मगर जैसे ही महीना खत्म हुआ उन्होंने आप लोगों को तुरंत वापस भेज दिया। क्यों? उनकी बारी के वह 15 दिन जो मैंने आपको रखवाए थे, निकलवाए थे, उन्होंने बड़ी आसानी से अपना पल्ला झाड़ लिया। मगर इस बार मैंने भी ठान लिया है कि मैं पिछली बार की तरह बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। बड़ी भाभी की आपको रखने की जब भी बारी आती है, वे कहीं ना कहीं घूमने चली जाती हैं या फिर बीमार हो जाती हैं, ताकि आप दोनों का बोझ वापस मुझ पर आ जाए और वे अपना पल्ला झाड़ सके। मगर मैं भी इस बार उनके इस प्रपंच में फंसने वाली नहीं हूँ, कह देती हूँ। मोनिका की बात सुन माया जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और वे वहाँ से लाचार होकर अपने कमरे में आ गईं। इतना लाचार उन्होंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया था जितना वे आज महसूस कर रही थीं। बहुओं के राज में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी माया जी। माया जी अपने कमरे में आईं तो पति सुधाकर जी बोले, क्या हुआ माया, अब तक चाय नाश्ता क्यों नहीं लाई? मेरी दवाई का समय हो गया है और आजकल तो भूख भी बर्दाश्त नहीं होती। समय पर चाय नाश्ता न मिले तो बाद में भूख मर जाती है और फिर कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती है। मैं तो कब से बाट देख रहा हूँ तुम्हारी कि तुम चाय नाश्ता लेकर आओगी। माया जी ने अपने पति सुधाकर जी को सारी बात बताई तो वे बोले, माया, मुझे उन दिनों की याद आ गई जब हमारे घर दोनों बेटों का जन्म हुआ था। सब लोग बहुत किस्मत वाले कहते थे मुझे, कहते थे
तेरी आगे की ज़िंदगी तो राजाओं जैसी होगी। तेरे दो दो बेटे हैं, भला तुझे क्या कमी है? और अब देखो तो ज़रा, दो बेटे दो बहुएं होने के बावजूद भिखारियों जैसी हालत हो गई है हमारी। दोनों बेटों और दोनों बहुओं ने हम लोगों से बिना पूछे हमारे खाने पीने और रहने का बंटवारा कर दिया। एक बार भी हमसे ना पूछा कि हम आखिर क्या चाहते हैं। बूढ़े हो गए तो मतलब क्या हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं? हमसे बिना पूछे हमारे रहने और खाने पीने की व्यवस्था इन लोगों ने अपने हिसाब से कर ली। अरे, ऐसे नालायक बहू बेटे घर में ही हो तो किसी को दुश्मन की क्या ज़रूरत। सुधाकर जी और माया जी ने बहुत मेहनत करके दोनों बेटों को पाला पोसा था। अपनी जवानी बच्चों की पढ़ाई, स्कूल फीस और अपने माता पिता की दवाइयों जैसे और भी बहुत सारे खर्चों में बिता दी थी। सुधाकर जी की अपनी खुद की एक दुकान थी जहाँ वे बहुत मेहनत करते थे। उनके खुद के माता पिता और अपने बच्चों की देखरेख करने में उन्होंने अपनी आधा से ज़्यादा उम्र बिता दी थी। सुधाकर जी ने बहुत मेहनत से एक बड़ा मकान बनाया था। दोनों बेटों को पढ़ाने लिखाने और खिलाने में कभी कोई कमी नहीं की थी। उनकी सारी फरमाइशें पूरी की थीं। सबसे पहले बड़े बेटे राकेश की शादी, जिसकी पत्नी सुधा घर की बड़ी बहू बनकर आई, और फिर बाद में बेटे अरुण की भी शादी हो गई। माया जी ने हर कदम पर सुधाकर जी का साथ दिया था। सुधाकर जी जब भी बाहर दुकान का सामान लाने में पूरा दिन लग जाता, तब माया जी घर का खाना, अपने सास ससुर का सारा काम करके और बच्चों का भी सारा काम करके दुकान पर आती और पूरे दिन दुकान संभालती। फिर वापस रात को घर जाकर सभी का खाना बनाती। इस तरह माया जी ने सुधाकर जी को हमेशा पूरा सहयोग दिया था। मगर अब उम्र दराज होने के कारण वे बीमार रहने लगी थीं। कभी कभी तो चक्कर खाकर अचानक गिर जाती, जिस वजह से डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। सुधाकर जी को भी थायराइड और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों ने घेर लिया था, इसलिए वह भी अब ज़्यादातर आराम ही करते रहते। सुधाकर जी ने अपनी दुकान किराए पर चढ़ा दी थी। दोनों बेटे भी पढ़ लिख कर नौकरी पर लग चुके थे और अब सुधाकर जी से भी ज़्यादा काम नहीं होता था। बैठे बैठे दुकान का किराया आ जाता था। दोनों बहुओं में कभी घर के कामों को लेकर तो कभी अपने बच्चों को लेकर आए दिन लड़ाइयाँ होने लगी, जिस वजह से दोनों ने उसी बड़े से मकान में अपनी रसोइयाँ अलग अलग कर दी और मकान में अलग अलग दीवारें उठा दी। सुधाकर जी ने बड़े अरमानों से बड़ा सा मकान बनवाया था कि सब साथ में मिलकर रहेंगे, लेकिन अब वह दो टुकड़ों में बंट चुका था और वह दो अलग अलग घरों में परिवर्तित हो चुका था। यह देखकर सुधाकर जी और माया जी के दिलों पर तो मानो छुरियां ही चल चुकी थीं। सबसे आगे के हिस्से में बड़ा बेटा और बहू रहते थे। बीच में दीवार थी और दोनों घरों में प्रवेश करने के रास्ते भी अलग अलग बनवा चुके थे। और फिर दोनों बेटे बहुओं ने सुधाकर जी और माया जी को पूछे बिना उनका भी बंटवारा कर दिया। दोनों बेटे बहुओं ने भी यह भी फरमान सुना दिया था कि मम्मी पापा जिसके साथ हर महीने रहेंगे, उनकी दुकान का किराया भी हर महीने उन्हीं को देंगे। एक एक महीना दोनों ने माता पिता को रखने की पारी बांध ली और अब तो यह आलम था कि महीने का एक दिन भी ऊपर हो जाए तो बहुएं दूसरे दिन चाय नाश्ता तक देने को तैयार न थीं। सुधाकर जी और माया जी जिस बेटे के पास रहते, वहाँ अपने महीने का दुकान का किराया दे देते, जैसे कि अपने खाने पीने और रहने की कीमत चुका रहे हों। सुधाकर जी आज बहुत उदास हो चुके थे और बोले, हर महीने दुकान से जो किराया आता है वह देकर भी खाने पीने को तरसा दिया है इन बेटे बहुओं ने। हर महीने मेरे दुकान का किराया देने का फिर क्या फ़ायदा इन्हें, जब भिखारियों की तरह ही इन लोगों से खाना मांगने पड़े। माया जी बोली, जब तक जिस बेटे बहू की पारी है वह हमारा उतने दिन ही भार उठाएगा, उसके बाद अगले दिन से वह हमें खाने को भी तरसा देंगे। किसी ने सच ही कहा है कि माता पिता एक ही घर में रहकर दो बेटों को पाल लेते हैं, मगर दो बेटों की शादी के बाद दोनों मिलकर भी एक माता पिता को नहीं पाल सकते। इतनी जिल्लत भरी ज़िंदगी से नफ़रत होने लगी है अब मुझे।
कहते हुए माया जी फूट फूट कर रो पड़ी। बड़ी बहू हमें खाना नहीं खिला ना पड़े यह सोचकर कभी मायके चली जाती है तो कभी बीमार पड़ने का नाटक करती है, और छोटी बहू भी महीना खत्म होते ही ऐसे आज़ादी महसूस करती है जैसे हमारा होकर भी हमारा कोई अस्तित्व ही ना हो। सुधाकर जी बोले, माया तुम सही कह रही हो। हमारा होना या ना होना जिनके लिए कोई मायने नहीं रखता हो, फिर ऐसे बेटे बहुओं के साथ हमारा ना होना ही बेहतर होगा। माया जी बोली, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। सुधाकर जी बोले, माया मैं समझाता हूँ तुम्हें। कहकर उन्होंने आज सुबह सुबह ही दोनों बेटे बहुओं को फरमान सुना दिया कि अभी की अभी सभी उनके कमरे में पहुँचे। तभी बड़ा बेटा राकेश आकर उनके बोला, पापा सुबह सुबह क्या काम आ गया था आपको? आप तो जानते ही हैं कि सुधा की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे ऑफिस जाने में भी लेट हो रहा है। जो बात थी शाम को कर लेते, अभी क्यों बुलाया भेजा? सुधाकर जी बोले, हाँ बेटा, अच्छी तरह से जानता हूँ कि तेरी पत्नी की तबीयत खराब है। हम लोगों को खाना खिलाना न पड़ जाए, इसलिए हर महीने तेरी पत्नी का कुछ अलग ही बहाना होता है। पिछली बार तो रसोई को भी ताला लगाकर गई थी ताकि हम उसकी रसोई भी छू ना सके, और कल रात तक तो सब जगह घूम रही थी। आज सुबह होते ही हमें बुलाना न पड़े इसलिए वह बीमार हो गई। राकेश पिताजी की बात सुनकर यहाँ वहाँ ताकने लगा। छोटा बेटा अरुण बोला, पापा हम लोगों को क्यों बुलाया है? अब भाभी का हर महीने नया नाटक रहता है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? सुधाकर जी बोले, बेटा तुम लोगों को कोई कसूर नहीं, कसूर तो सारा मेरा है कि मैंने तुम लोगों को इतना पढ़ाया लिखाया, तुम लोगों पर इतना पैसा खर्चा किया ताकि एक दिन हमारे बुढ़ापे में तुम लोग हमारा सहारा बन पाओ। मगर मैं भूल गया था कि अपना बेटा तब तक ही अपना होता है जब तक उसकी शादी ना हो। तुम दोनों ने मेरे द्वारा बनाए इस मकान का हिस्सा तो मुझसे पूछे बिना अलग अलग कर लिया, मगर इस मकान का तीसरा हिस्सा कहाँ है? छोटा बेटा अरुण आश्चर्य से बोला, पापा तीसरा हिस्सा? किसका तीसरा हिस्सा करना है? सुधाकर जी बोले, हमारा इस मकान का तीसरा हिस्सा कहाँ है? सुधाकर जी बोले, राकेश आज ही हमें हमारी रसोई अलग से चाहिए, जहाँ खाना बनाने वाली गंगा हमारे लिए खाना बना दिया करेगी। तुम लोगों को मेरी दुकान का किराया देने का कोई फ़ायदा नहीं। जब तुम लोग एक दिन भी ऊपर हो जाए तो हमारा भार नहीं उठा सकते। इससे अच्छा तो मेरे उस किराया में हम लोगों को खाना बनाने वाली और हमारा ख्याल रखने वाली मिल जाएगी। और चूँकि यह मकान मेरा है तो तुम लोगों को अगर यहाँ रहना है तो तुम लोगों को अपने रहने का भी मुझे किराया देना पड़ेगा, और किराया भरने जितनी औकात ना हो तो तुम लोगों को तो यह घर अभी के अभी खाली कर सकते हो। आज महीने की पहली तारीख है तो तुम दोनों आज ही किराया मेरे हाथ में लाकर दो, वरना यह घर खाली कर दो। सुधाकर जी का यह फैसला सुनकर बेटे बहुओं के पैरों से ज़मीन सरक गई और सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बूढ़े होते हुए सुधाकर जी ऐसा निर्णय लेंगे। सुधाकर जी ने उनकी बाई गंगा को फ़ोन किया और यहाँ आकर अपने लिए चाय नाश्ता खाना बनाने का फरमान सुना दिया। छोटी बहू मोनिका उनके कमरे से बाहर आकर अपने पति अरुण से बोली, यह सब बड़ी भाभी के कारण हो रहा है। ना वे हर महीने नया नाटक करती और ना यह दिन देखने को मिलता। वहीं बड़ी बहू सुधा को जब सारी खबर मिली तो वह तुरंत बिस्तर से खड़ी होकर सास ससुर से आकर बोली, मम्मी जी, पापा जी, मैं थोड़े दिन बीमार क्या पड़ी, आपने तो हमें घर से ही बेदखल कर दिया। आपको इतना कठोर फैसला लेने की क्या ज़रूरत थी? खाना तो हम दे ही देते थे। माया जी बोली, तुम दोनों बेटे और बहुओं की रग रग से हम वाकिफ़ हो चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। और हाँ, अगर तुम लोगों के एक और बात बता दूं कि इसके लिए हमने कोर्ट में भी एक अर्जी दे दी है, इसलिए कोई चालाकी मत करना तुम लोग। दोनों बेटों को अपने ही माँ पिता को किराया देने में बहुत जोर आ रहा था, मगर मन मारकर
दोनों ने सुधाकर जी के हाथों में पैसे लाकर रखे। इतने में बाई गंगा भी आ चुकी थी और सुधाकर जी और माया जी को चाय नाश्ता दे चुकी थी। दोनों बेटे बहुओं ने सुधाकर जी और माया जी से माफ़ी मांगी, मगर सुधाकर जी और माया जी ने दोनों को माफ़ नहीं किया और बोले, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी जैसी औलाद भगवान किसी को ना दे। दोनों बेटे बहू इतना समूह लेकर रह गए। दोस्तों, जो माता पिता दो दो बेटों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, क्यों शादी के बाद उन दोनों बेटों से एक माता पिता नहीं संभाले जाते? क्यों उन बेटों को यह एहसास नहीं होता कि हाँ, वे माता पिता उन बच्चों को बड़ा करने में कितना कुर्बानी दे चुके हैं? माता पिता बेटे और बहुओं पर बोझ क्यों बन जाते हैं? ऐसे कपूत बेटों से तो अच्छा है निसंतान रहना। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।